हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पार्टिकल हवा में जा रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, जैसा हमने मोशन अंडर ग्रेविटी अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। एयर फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर विल बी नेग्लेक्टेड until stated otherwise। तो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड or thrown at any angle is called projectile, and its motion is called projectile motion। ठीक है, तो इसमें हम क्या अज्यूम करके कैलकुलेशन करेंगे कि ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी। ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब अर्थ अट्रैक्शनल पुल, ग्रेविटी। देयरफॉर एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट। कितना? तो मैग्नीट्यूड होगा इसका g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड। तो मतलब ये हुआ कि इफेक्ट ऑफ एयर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो इफेक्ट ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड। ठीक बात। अब देखिए, ग्राउंड से आपने किसी भी एंगल थीटा पर इसको प्रोजेक्ट किया तो इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। चाहे वो आपने वर्टिकली अपवर्ड भी फेंका और वो स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो रही है तो भी वो प्रोजेक्टाइल का केस माना जाएगा। चाहे वो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर हॉरिजॉन्टली थ्रो करी और वो ऐसे आ रही है तो भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विच वी विल स्टडी। पहला तो है ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पर ही उसको वापस से लैंड करना है। ग्राउंड टू ग्राउंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो दूसरा केस बनेगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। तो ग्राउंड टू ग्राउंड का फिगर कैसा बनेगा? ऐसा। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट का कैसा बनेगा? तो चाहे उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करो, चाहे सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इसको ऐसा थ्रो करो, चाहे ऐसा एंगल लेकर इसको थ्रो करो, ये सारे केसेस एक ही केस में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। थर्ड है प्रोजेक्टाइल अप एन इंक्लाइन, एंड फोर्थ है प्रोजेक्टाइल डाउन एन इंक्लाइन। तो अप एन इंक्लाइन से मतलब है कि ऐसा इंक्लाइन प्लेन है और यहां से प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका कि ये अपवर्ड जा रहा है,
दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ से इसको अपन ऐसे प्रोजेक्ट किया कि ये ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये कुछ एंगल दिया होगा इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। ये एंगल दिया होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइन प्लेन थीटा। तो ये 4 केस बनेंगे, जिसमें से कि ये दोनों तो नीट के सिलेबस में है और ये दोनों जेई के सिलेबस में है। जनरली नीट में ये दोनों केस नहीं पूछते हैं, पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। कोई भरोसा नहीं है, आजकल पल पल में शिक्षा नीति बदल रही है, कब क्या चीज़ निकाल दी जाए, क्या चीज़ इंक्लूड कर दी जाए, तो आप सबको एक बार देख कर चलो। अब देखिए, जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो एक्स वाई एक्सिस कैसी मानना है, तो एक बात ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से इसको फेंका, इट इज ऑलवेज टेकन एज ओरिजिन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज ओरिजिन। इस केस में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये रहेंगे हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस। इस केस में ये अपनी एक्स एक्सिस हो जाएगी और वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड ले लो या डाउनवर्ड ले लो, डिपेंड करता है आपकी इच्छा पर। इस केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो ओरिजिन है ही है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी अलोंग द इंक्लाइन, और यहाँ परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। इसी प्रकार से यहाँ अलोंग द इंक्लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज ओरिजिन, और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हो जाएगी वाई एक्सिस। ऐसे ये 4 केस हमें देखना है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम जो सीखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, वही बेस है, वही सब जगह आगे भी काम आने वाला है। तो इसको सीखने में समय भी ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा मेहनत से, कंसंट्रेशन से आप सीखिए। ये तो उसी के एक तरह से पार्ट महसूस होंगे आपको कि वही सारे कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं। तो ये देखने में 4 दिख रही है लेकिन है एक ही, बस इसको अच्छे से समझ लो तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। जनरल थ्योरी ऑफ काइनेमेटिक्स वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में कहीं लोकेटेड है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है और ये पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल है, ये मूविंग है। तो एक्स एंड वाई आर चेंजिंग विद टाइम, एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ टाइम। तो इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आता है dr/dt, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx/dt जो आता है उसको अपन कहते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड dy/dt को y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हमने इस प्रकार से ऑब्टेन किया ये vx i कैप प्लस vy j कैप, और एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आता है। तो ddt ऑफ vx ये हो जाएगा x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड ddt ऑफ vy ये हो जाएगा y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये d² x/dt² i कैप प्लस d² y/dt² j कैप ऐसा है, जो कि बन गया है ax i कैप प्लस ay j कैप। तो इसमें अगर हम x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें vx मिलता है, vx को डिफरेंशिएट करते हैं तो ax मिलता है, ax को इंटीग्रेट करेंगे तो vx और vx को इंटीग्रेट करेंगे तो x। इनका y से कोई लेना देना नहीं है। जब y की बात करोगे तो y को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो vy आएगा, vy को डिफरेंशिएट करोगे तो ay आएगा, ay को इंटीग्रेट करोगे तो vy आएगा, vy को इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा। इसका मतलब कि x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग हम मोशन को सेपरेटली एनालाइज कर सकते हैं। ax से vx और vx से x डिटरमाइन होगा, ay से vy और vy से y डिटरमाइन होगा।
क्लियर? तो हम शुरू करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इसमें इस हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स जेड प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एक्स जेड प्लेन से एक पार्टिकल को एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड इनिशियल वेलोसिटी u वर्टिकल प्लेन एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया। तो ये इस तरह से इसका पाथ दिखाया। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा एंड y कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। पूरी जर्नी में जो इस पर फोर्स लगता रहा, एकमात्र ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग हमें पता है ux u cos थीटा है और ax हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0। क्यों? क्योंकि पूरा की पूरा एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड लग रहा है माइनस जीजे कैप। वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy था हमारा u sin थीटा। ये दो चीजें हमें पता है। अब हमें कुछ निकालना है कि टाइम t इक्वल टू टी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए, जो कि x 0 है ना, हम मोशन अलोंग x एक्सिस अलग से एनालाइज करेंगे, मोशन अलोंग y एक्सिस अलग से एनालाइज करेंगे। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि चूंकि x 0 है, इसलिए जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ux, दैट इज u cos थीटा। तो किसी भी टाइम पर vx निकालोगे, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट अलोंग x एंड y एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt करोगे तो ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा u cos थीटा बना रहेगा। y कंपोनेंट जरूर चेंज होगा, यहाँ पर ये u sin थीटा है तो यहाँ कम होकर u sin थीटा माइनस gt ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जे कैप। तो टाइम बढ़ता जाएगा तो ये y कंपोनेंट कम होते होते कहीं 0 हो जाएगा, तो इट विल स्टॉप राइजिंग अप, अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हैज बिकम 0। और t बढ़ेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा vy, तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा, तो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ जनरेट होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आंसर होगा हाफ mu स्क्वायर, जहाँ की मास ऑफ प्रोजेक्टाइल m माना मैंने। और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये है हाफ mu cos थीटा का स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट 0 नहीं है। सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड रिमेनिंग इज अपीयरिंग हियर एज रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ ये कितना हाइट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो मैं लिख सकता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mu स्क्वायर। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और क्या है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो गया, तो h कितना आया, ये u स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन का 2 है ही है, और ये वाला g आ जाएगा। तो ऐसे मैक्सिमम हाइट अटेन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ऐसा आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन से मैंने ये बता दिया आपको, बाकी काइनेमेटिक्स लगाकर भी अपन निकाल सकते हैं।
कि जब वी वाई 0 हो जाएगा उस वक्त हाइट कितनी होगी। तो अपन शुरू करते हैं। हमें इसमें अलग अलग क्वांटिटीज निकालना होगी, जैसे कि हमें दिया तो ये है, हमें पता तो ये है, अब हमें निकालना है वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो हम कैसे करेंगे? तो ये तो मैंने मैक्सिमम हाइट बता दिया आपको। मैं शुरू कर रहा हूँ वेलोसिटी से, तो इसको रब किया जाए। तो हमें दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ और फिर एक एक चीज़ अपन निकालते जाएंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दी है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल दिया है, विथ हॉरिजॉन्टल है भाई, विथ वर्टिकल नहीं। विथ वर्टिकल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये x कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा एंड y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। तो हमारे पास है ux u cos थीटा, uy u sin थीटा, ax 0 एंड ay माइनस जी। अब हमें निकालना है वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो पहला, टू फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t इक्वल टू t 0 पर इसको अपन ने प्रोजेक्ट किया। t 0 पर इसको ओरिजिन से अपन ने प्रोजेक्ट किया, ये भी ठीक बात है। अब ठीक है। तो Vx इज इक्वल टू ux प्लस AXT, ऐसा हम लिखेंगे। एक्स एक्सिस का हम सेपरेटली मोशन डील कर रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, पर Ax क्या है? 0, तो ये हमेशा ux ही रहेगा, u cos थीटा, इट विल नॉट चेंज। एंड Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt से ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ गया u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt जे कैप। तो यहाँ जो वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू t पर अपन शो कर रहे हैं वेलोसिटी v, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है Vx और एक है Vy। और ये एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, मान लो फाई। तो v कैसे निकालोगे? तो अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर करके निकाल लेंगे। और फाई कैसे निकालोगे? तो tan फाई इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। यहाँ देखो आप, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, तो ये u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा ऐसा आ जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर gt वाला पार्ट 0 था, तो फाई इक्वल टू थीटा आ जाएगा। और सही बात है कि एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल थीटा था। और एक टाइम ऐसा आएगा जब भी Vy 0 हो जाएगा, जब gt इज इक्वल टू u sin थीटा होगा, तभी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कब होगा? एट हाईएस्ट पॉइंट ये कब होगा? जब इट हैज स्टॉप, व्हेन इट विल स्टॉप राइजिंग अप, जब Vy होगा 0, मतलब u sin थीटा माइनस gt होगा 0, मतलब t कितना होगा? t होगा u sin थीटा अपॉन g। तो इस टाइम पर ये अपने हाईएस्ट लोकेशन पर है, ठीक है। इस टाइम को मैंने कह दिया ये t0 है, तो ये टाइम यहाँ पर t इक्वल टू t0 है। तो ये याद रखना u sin थीटा अपॉन g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है। यहाँ पहुँचने में जो इसको टाइम लगेगा
उसका आधा है ये तीनों। आधे टाइम तक तो ये ऊपर जाएगा और आधे टाइम तक ये नीचे आएगा, ऐसा भी हम प्रूव करने वाले हैं। खैर, इसके बाद जब gt इक्वल टू यू साइन थीटा हो गया, इसके बाद जब टाइम और बढ़ेगा तो ये नेगेटिव होता चला जाएगा न्यूमरेटर, तो ये फाई जो एंगल आएगा ये भी नेगेटिव आएगा, और फाई का नेगेटिव आना मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड हो जाना है। vy नेगेटिव हो गया माइनस जे कैप में, vx तो वही है जो ux था। तो अब जब आप ये एंगल निकालोगे तो ये नेगेटिव एंगल कहलाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव वैल्यूज ऐसा शो करेगी कि हॉरिजॉन्टल से बिलो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू फाइंड लोकेशन एट एनी टाइम t। यहां से अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज ओरिजिन इन ऑल द केसेस। तो किसी टाइम t पर वो यहाँ है और इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x, y, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर whose tail coincides with the initial position and head with the final position of a मूविंग पार्टिकल। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो उसके दो कंपोनेंट हैं, एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है। sx इज इक्वल टू x है और sy इज इक्वल टू y है। तो अपने को x और y निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड लोकेशन कोऑर्डिनेट्स एट टाइम t इक्वल टू t। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, पर ax तो है 0, तो sx यानी x क्या हो जाएगा, u cos थीटा t, दैट्स इट। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट क्या होगा, sy मतलब uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आ रहा है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरीके से y कोऑर्डिनेट पता पड़ जाएगा। अब x और y के बीच में अगर रिलेशन हम लिख सकें तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल अपन जो लेने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ ऑन विच द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग। तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से t को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा यहाँ रख दो, तो ये कैसा लिखेगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू t की जगह क्या लिखा, x अपॉन यू कॉस थीटा। इसी प्रकार से माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर मतलब x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहां से मैं इधर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले गए। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन गई। ये x और y में रिलेशन आ गया। और मैथमेटिशियंस बताते हैं कि ये जो x और y के बीच का रिलेशन है ये एक पैराबोला को शो करता है। तो ये पैराबोलिक पाथ पर चलती है, पैराबोलिक पाथ पर चलती है।
और ये पैराबोला तब बनता है जब आपने ये अज्यूम किया हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। प्रैक्टिकली लार्ज वेलोसिटी की प्रोजेक्टाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा रही है, तो उस केस में g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहेगी मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। देखो डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड सेंटर होगा, और आपने सुना होगा कि g की वैल्यू हाइट के साथ भी चेंज होती है। तो इसमें एक्चुअली तो लार्ज वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, स्मॉल वेलोसिटी के लिए पत्थर फेंका तो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं g को, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड भी मान सकते हैं, और इस छोटे से मैदान को जैसे कि फुटबॉल का प्लेग्राउंड उसको हॉरिजॉन्टल ग्राउंड भी मान सकते हैं। ए स्मॉल पार्ट ऑफ लार्ज स्फीयर कैन बी ट्रीटेड प्लेन। तो अगर ये हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें, लार्ज वेलोसिटीज के लिए बात करें, तो ये इलिप्टिकल पाथ होता है, ये इलिप्टिकल पाथ होता है एक्चुअल, परंतु अंडर आवर assumptions that acceleration due to gravity is constant, the path comes out to be parabolic। तो यहीं से assumptions के साथ में अपनी दुनिया शुरू हुई है। तो ये जो भी कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ रहे हो, ये एक डेमो है। जब आप साइंटिस्ट बनेंगे आगे चलकर, कुछ अगर ICBM मिसाइल्स वगैरह डेवलप करते हैं, तो उसमें आपको और ज़्यादा एडवांस आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, कैलकुलेशंस चाहिए होंगी, और इलिप्टिकल पाथ आपको वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये तीन बातें अपन ने पढ़ी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कितना ऊपर, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ऊपर वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल नीचे वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो देखिए यहाँ है, अगर मान लीजिए प्रोजेक्टाइल, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये हो जाएगा y, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x, ठीक है ना, और ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो एंगल फाई है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है एज सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये फाई एंगल आपको निकालने का बोला, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो y अपॉन x करो। y क्या है sy, x क्या है x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो tan फाई कितना आया sy मतलब u sin थीटा, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर, और ये u cos थीटा ux t, और ax तो 0 है, ये लिखा है यहाँ पर देखिए। तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगा दिया, इससे हमको एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है to write momentum or to find change in momentum। मास मान लीजिए m है, प्रोजेक्टाइल का मास क्या है m। तो देखिए यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ बनाया, ये एंगल है थीटा, तो ये है u cos थीटा, और ये कितना है u sin थीटा। यहाँ जब ये पहुंचा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जस्ट बिफोर कोलिजन विद द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो u cos थीटा ही रहेगा। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे लेवल सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह पर सेम है, ग्राउंड पे 0 मानते हैं अपन, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी होना चाहिए। तो जस्ट बिफोर कोलिजन विद द ग्राउंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल मस्ट बी u, एंड सिंस दिस इज
this component, horizontal component is u cos theta, therefore this angle is theta. So this angle is also theta. तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, पैराबोलिक पाथ। और चूंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा आ रहा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? तो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्टेड है इसलिए मैं माइनस लगाकर लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो u sin थीटा ही होगी। मास पार्टिकल का मान लो m है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन विद द ग्राउंड, तो यहाँ पर u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -2mu sin थीटा j कैप। तो मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ change in momentum, magnitude of change in momentum कितना आएगा? ये आएगा 2mu sin थीटा। और अगर मैं पूछूं चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम तो क्या आएगा? तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पहले कितना था? mu, बाद में कितना है? mu, तो ये mu माइनस mu मतलब 0 हो जाएगा। ये जो अपन ने बोला ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऐसा लिखा है अपन। और ये जो पूछा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो मैग्नीट्यूड पहले देखो, p फाइनल का मैग्नीट्यूड, उसमें से p इनिशियल के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये है आपका p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर, उससे जो आएगा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों शब्दों का खेल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 के बाद अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, और फिर इसके ऊपर करेंगे अपन न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम फॉर विच इट फ्लाइज, टाइम फॉर विच इट फ्लाइज बिफोर स्ट्राइकिंग एट एनी अदर सरफेस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे एरोप्लेन की टाइम ऑफ फ्लाइट होती है ना, कि वो उसने टेक ऑफ किया, लैंड किया, उसके बीच में फ्लाई किया, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और बीच में किसी हिल से टकरा के जाके, तो वहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म उसका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टाइम फॉर विच इट फ्लाइज। तो ये यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस टाइम पर क्या खास बात हुई बताओ? तो इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट प्योरली हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड है, यहाँ से चला था यहाँ पहुंचा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है जिसका x कंपोनेंट तो है पर y कंपोनेंट 0 है, हाँ कि ना? sy 0 है।
तो इट इज दैट टाइम t इक्वल टू t व्हेन sy बिकम्स 0। अब sy क्या होता है, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर, तो ये है 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये जाएगा t इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से t इक्वल टू 0 भी एक आंसर आ रहा है, तो सही बात है जब वो चला ही नहीं था तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 था, s ही 0 था, तो sx भी 0 था, sy भी 0 था। तो sy 0 दो टाइम पर, एक तो स्टार्टिंग टाइम t इक्वल टू 0 पर और एक ये वाला टाइम, तो ये इसको तो अपन t इक्वल टू 0 का एलिमिनेट कर दो, तो ये वाला ब्रैकेट जो है ना इसको अपन 0 कर रहे हैं, तो कितना आएगा, तो आएगा u साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। इसको मैं प्यार से 2uy अपॉन ay ऐसा भी कहता हूँ, क्योंकि ये आगे मुझे काम आएगा। uy क्या है, u साइन थीटा, ay क्या है, g, तो 2uy अपॉन ay, तो ये यहाँ पर आया 2u साइन थीटा अपॉन g, और यहाँ पर अपन ने क्या निकाला था, जब vy होगा 0 मतलब u साइन थीटा माइनस जी टी जब होगा 0, तो यहाँ पर t कितना आया था, u साइन थीटा अपॉन g मतलब कैपिटल T बाई 2। तो आधे टाइम तक तो it rises up and for remaining half of the time of flight it descends downward towards ground। तो ऐसा हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द टाइम ये ऊपर जा रहा है, हाफ ऑफ द टाइम ये नीचे आ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta upon g, it is governed by the y component of velocity only, not x component, क्योंकि ऊपर जाना या नीचे आना ये y एक्सिस के लॉन्ग मोशन है, तो कितनी देर तक ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा uy होगा उतनी ज़्यादा ऊपर तक हो जाएगा। तो किस एंगल पर फेंकना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम आए, तो थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 अगर कर दोगे वर्टिकली अपवर्ड फेंक दोगे, मोशन अराउंड वर्टिकल लाइन हो जाएगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा, 2u अपॉन g, ऐसा भी हमें मिला। थीटा इक्वल टू 90 के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाएगा 2u अपॉन g। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट अटेन अबव ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट अटेन अबव ग्राउंड, तो देखिए ये मैक्सिमम हाइट है अबव ग्राउंड, और यहाँ पर एक खास बात है, क्या, Vy 0 है, जो भी कुछ है Vx है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड, तो Vy 0 किस हाइट पर होता है, वो h हाइट पर होता है Vy 0। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा दिखेगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका ये y कंपोनेंट है और ये x कंपोनेंट है। तो h क्या है, sy है, कब, जब vy होता है 0, isn't it? h is equal to sy when vy becomes 0। तो मेरे पास रिलेशन है vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay डॉट sy, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वन डायमेंशन सबको आती है। तो vy कितना है 0, uy कितना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ay और sy की डायरेक्शन अपोजिट है, ay नीचे की तरफ, sy ऊपर की तरफ, दोनों के मैग्नीट्यूड g और h हैं, और एंगल बिटवीन देम पाई, cos पाई माइनस 1, तो ay डॉट sy g इंटू h इंटू कॉस पाई, ऐसे समझो इसको, वेक्टर है ये। तो h कितना आया, h आया
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको मैंने प्यार से यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay मॉड लगा के, क्योंकि ए वाई का है -g, ऐसे याद कर लिया। अब बताओ ये हाइट अटेन किस पर डिपेंड कर रही है? यू वाई पर। इसका एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। तो जब ये होगा यू वाई मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 90, तब हाइट अटेन भी होगी मैक्सिमम। तो पत्थर को अगर वर्टिकली ऊपर फेंकें तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा आउट ऑफ ऑल अदर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वी गेट हाइट अटेन टू बी मैक्सिमम एंड इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था मैक्सिमम? इसी कंडीशन में आया था, याद करो, 2u अपॉन g। 2u साइन थीटा अपॉन g था ना, तो साइन थीटा 1 हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो ये मैक्सिमम हाइट की कहानी है। फिर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। आर ये क्या होती है भाई? तो देखिए फिगर, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर इट लैंड्स बैक ऑन द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो यहाँ जब ये पहुंचेगा तो टाइम कितना हुआ होगा? कैपिटल टी। और ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, और यही रेंज के बराबर है, हाँ के ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो रेंज है, जो कि प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो रेंज क्या है? रेंज है एस एक्स एट टाइम t इक्वल टू टी, और कैपिटल टी कितना होता है? 2u साइन थीटा अपॉन g। तो हमने लिखा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स तो 0 है, ए एक्स तो 0 है, तो रेंज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यू एक्स इंटू 2u y अपॉन जी। तो एक फार्मूला तो मेरे पास ही आया रेंज का, 2ux uy अपॉन जी। ये काम आता है कई बार जब इनिशियल वेलोसिटी के u और थीटा ना देकर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दिए हों, तो ये काम आता है। या अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो यह है u cos थीटा, uy क्या है? u sin थीटा अपॉन जी। तो रेंज कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा। तो रेंज मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर अपॉन जी एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप 45 डिग्री लोगे, जैसे मैं अगर आपको फिगर बना के दिखाऊं, यहाँ ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाली रेंज मैक्सिमम होगी। सेम स्पीड u से प्रोजेक्ट किया अपन ने, u सेम है, u सबके लिए सेम है, सिर्फ थीटा बदल रहा है। एंगल कम लेंगे तो ये यहाँ गिरेगा, एंगल ज़्यादा लेंगे तो ये यहाँ गिरेगा। एंगल ज़्यादा और एंगल कम दोनों के केस में रेंज 45 डिग्री वाली रेंज से कम ही आना है। इतना बोर्ड में बिठाकर कुछ नई बात कहना चाहता हूँ। तो बात यह है कि जो रेंज का फॉर्मूला आया, इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर आप थीटा लो या 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो साइन ऑफ 2 थीटा और साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा ये इक्वल आते हैं, क्योंकि ये क्या है? साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा।
और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साइन 2 थीटा होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिए जाए तो रेंज सेम आती है। मतलब फॉर सेम यू देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन theta and 90 minus theta to get same value of range। ऐसा होता है। जैसे कि एक को 30 डिग्री लिया तो दूसरा 60 डिग्री ले लो, ये 30 है तो ये 60, या ये 37 है तो ये 53, ये 37 है तो ये 53, और मैक्सिमम रेंज वाला तो 45 रहेगा। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, नो मीन्स नो, 45 मीन्स 45, 30 मीन्स 60 हो सकता है फॉर गेटिंग सेम रेंज। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे 45 से आप कम करोगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो रेंज कम होने लगेगी, और बढ़ाओगे तो भी रेंज कम होने लगेगी। मैक्सिमम कब होगी? थीटा इक्वल टू 45 पर। 45 से कम करते जाओगे तो भी रेंज कम होगी, 45 से बढ़ाते जाओगे तो भी रेंज कम होने लगेगी। मैक्सिमम कब होगी? 45 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए रेंज का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था? ये था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसमें से मैं एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? तो एक एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से एक एक्स तो बचेगा, और बचेगा ये 2u स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा करके लिख दिया, और टेन थीटा आपने इसमें से कॉमन ले लिया है ज़बरदस्ती। जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ टेन थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो टेन थीटा को हटाना है, तो यहाँ पर एक टेन थीटा से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अभी सही है। जी कहाँ गया? एक जी भी होगा। चलिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अगली स्टेप में? एक्स टेन थीटा तो ये है ही है बाहर, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, और ये 2 मिलकर क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। अब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी यहाँ दिख रहा है, ये क्या है? आर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो ये भी मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये भी मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इस रूप में भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता होना चाहिए, डायरेक्ट ही पूछ सकता है वो क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को इस फॉर्मेट में भी देखा और इस फॉर्मेट में भी देखा। अभी तो मैंने इस क्लास में, इस लेक्चर में सारे फॉर्मूले आपको बता दिए विद डेरिवेशन। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करना ज़रूरी है, तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट भी शुरू करेंगे। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं इस वीडियो में ना लेकर नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, नेक्स्ट क्लास में लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। तब तक आप इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा
एक बार अच्छे से रिवाइज करके और फिर वो नेक्स्ट वीडियो चालू करना, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन पुटअप करूँ तो आपको स्वयं से बोलते आना चाहिए कि हाँ सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी होता है, मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी होता है। तो ऐसे सब फार्मूले आप एक बार से दिमाग में बिठा लो, फिर अपन इसके ऊपर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।